अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो है तो वो आसान सा टॉपिक है, आपने फिजिक्स के अंदर भी उसको बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है, दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई, जब भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करें and their result is a स्केलर क्वांटिटी, यानी कि उनका रिजल्ट जो है अगर स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो हम उसको इस कॉल डॉट, या तो हम इसको डॉट कहते हैं या फिर हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या होता है कि आप लिखते हो ए डॉट बी, ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ए डॉट बी को लिख सकते हैं। डायरेक्शन नहीं होती, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, यानी कि इफ़ थीटा इज़ ज़ीरो, यानी कि जब एंगल आपका ज़ीरो होगा तो फिर डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होता है, और थीटा 90 पे डॉट प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम होता है। ठीक है, तो अगर थीटा ज़ीरो है तो यहाँ पे जो ए डॉट बी है ये बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी के। और अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एंगल जो है वो 90 डिग्री है तो फिर डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा, सॉरी नॉट मैक्सिमम, उसको कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो, क्योंकि देखो cos 90 ज़ीरो होता है। ठीक है, cos 90 आपका ज़ीरो होता है, तो अगर आप यहाँ पे एंगल के दरमियान cos 90 रखेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इसके अलावा ये बात आपको अच्छे से बताए कि यूनिट वेक्टर्स के दरमियान अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ, यानी कि आई डॉट आई हो गया, फिर मैं जे डॉट जे कंसीडर करूँ और फिर मैं के डॉट के, तो इन सब का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूँ आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई के बारे में, तो भाई ये सारे के सारे जो है वो ज़ीरो होते हैं, क्योंकि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसकी वजह से अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर हमें क्या मिलता है, ज़ीरो मिल रहा होता है। अच्छा, रही बात, कुछ सवाल मैंने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, उसमें टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, एक्सरसाइज है तो ये काफ़ी कम टाइम के अंदर मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि बस आपको ये पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करना है। तो ये है कि ऑलरेडी सॉल्यूशन किए हुए हैं तो आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। देखें, अगर मैं ए बी के डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ, डॉट प्रोडक्ट निकालना बड़ा सिंपल है। टू को आई वाले कॉम्पोनेंट को आई वाले कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2। जे वाले कॉम्पोनेंट को जे वाले कॉम्पोनेंट से 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, और 5 3 जा -15 होता है। ये बात याद रखिएगा, आई डॉट आई रेफरेंस दे दीजिएगा कि आपके पास जो आई डॉट आई है, सिंस वी नो दैट कि भाई जो आई डॉट आई है जे डॉट जे और के डॉट के जो है वो 1 के इक्वल है, इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे तो आपका आंसर ए डॉट बी का -19 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से बाकी ये ए डॉट बी प्लस सी अगर आपने निकालना है क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, तो उसके अंदर भी आपने कोई मुश्किल काम नहीं करना। तो पहले आपने बी प्लस सी निकाल लेना है, आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट पे ऐड हो जाएगा, 1 + 5 6, 2 × 1 विल बिकम -2 + 1 -1, -3 -1 जो है वो -4 हो जाएगा। फिर आपने ए डॉट बी प्लस सी निकालना है, ए आपको पता है कितने, 2i + 3j + 5k, और बी प्लस सी भी आप जानते हैं, वही वाला आई वाले को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से, के को के से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अगर लिखा हुआ है पार्ट 3 पे 2a + 3b, देखो वेक्टर ए तो गिवन है, तो पहले आप लोग क्या करें, 2a + 3b निकाल लें, यानी कि 2 को फिर वेक्टर ए से मल्टीप्लाई, 3 को b से मल्टीप्लाई, फिर आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल है। फिर a - 2b कैलकुलेट कर लें,
और फिर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 देखें। क्वेश्चन 2 पे वेक्टर ए और बी गिवन है ना, इसमें प्रूफ करके बताना है कि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर है। तो इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। पहले वेक्टर ए लिख लेते हैं। वेक्टर ए बराबर है 5i माइनस जे माइनस 3k के, तो यहाँ लिख लिया 5i माइनस जे माइनस 3k। और बी बराबर है आई प्लस 3j माइनस 5k के। तो आपका आई वाला कॉम्पोनेंट आई वाले से को मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे वाले से, के वाला के वाले से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 15 को लिख दोगे वैसे ही, 5 प्लस 15 हो जाता है 20, 20 माइनस 3 17 हो जाएगा। अब अगर हम बी डॉट ए निकालते हैं तो अगेन आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट से होगा मल्टीप्लाई, जे वाला कंपोनेंट जे वाले कंपोनेंट से, के वाला कंपोनेंट के वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 प्लस 15 20, 20 माइनस 3 जो है वो 17 हो जाएगा। तो ये बी डॉट ए का आंसर आ जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर हो गया। हैंस और सवाल इस प्रूफ। अच्छा, अब आपने प्रूफ करके बताना है कि वेक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। याद रखिएगा कि जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आता है। तो अगर मैं ए प्लस बी पहले लिखूँ, अल्लाह, देखें वेक्टर ए लिख दिया 5i माइनस जे माइनस 3 के, वेक्टर बी आई प्लस 3j माइनस 5 के। 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 हो जाएगा। ये माइनस 8 है, ठीक है बेटा। अब ए माइनस बी पे क्या करोगे, पहले ए लिखोगे, माइनस बनाओगे, ब्रैकेट लिखोगे, फिर आई वाला कॉम्पोनेंट आई वाले कॉम्पोनेंट से माइनस होगा, जे वाला जे वाले से, के वाला के वाले से, ही आ गया आंसर। अब आपने ए प्लस बी ए डॉट बी निकाल लेना। तो जब आप ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालेंगे तो ये 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। 24 को आप लिखें वैसे ही, माइनस जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के भी 1 हो जाएगा। अब 24 माइनस अगर आप 24 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये प्रूव हो गया। आप लिखते हैं हैंस प्रूफ कि जो ए प्लस बी ए माइनस बी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनका जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब इधर भी सेम कहानी है कि ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि आपके पास आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल की मीनिंग है परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्थोगोनल लिखा हुआ है, इस ऑर्थोगोनल की सिंपली मीनिंग होती है परपेंडिकुलर। तो अगर वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएंगे और उसमें ए डॉट बी 0 होगा। तो ए डॉट बी अगर 0 आ गया तो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, और अगर ए डॉट बी 0 नहीं आता तो वेक्टर्स आर नॉट ऑर्थोगोनल। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इधर भी ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं आपको बता देता हूँ। ए बी सी अगर गिवन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट इज ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं कि ये ए पहले बी से मल्टीप्लाई होता है, फिर ये ए सी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में पहले बी प्लस सी ब्रैकेट पे था, तो पहले मैंने बी प्लस सी निकाला है। देखो बी प्लस सी पे ये वेक्टर बी है 2i प्लस 3j माइनस के, और ये वेक्टर सी है 5i माइनस जे प्लस 2 के। तो आई वाला कॉम्पोनेंट आई वाले कॉम्पोनेंट में ऐड हो जाएगा, जे वाले को जे वाले से करेंगे, के वाले को के वाले से कर देंगे ऐड। अब आपने ए डॉट बी प्लस सी निकालना है ना, यहाँ पे डॉट लगा लीजिए, ए डॉट है नीचे आएगा ये। अब ए डॉट बी प्लस सी बेटा निकालोगे तो इधर भी सेम कहानी है कि बी प्लस सी आपने फाइंड आउट कर लिया था, ये रहा, देख सकते हैं आप लोग 7i प्लस 2j प्लस के। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 7i प्लस 2j प्लस के, आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई, जे वाला जे के से। तो आई डॉट एट की जगह 1 लिख देंगे, जे डॉट जे की जगह 1, के डॉट के भी 1 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आंसर आ गया ए डॉट बी प्लस सी का, ठीक है। यहाँ डॉट लगा लीजिएगा। अब आपने इसी के आगे ए डॉट बी और ए डॉट सी निकालना है। तो पहले आप लोग ए डॉट बी फाइंड आउट कर लें। ए डॉट बी के लिए आपने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखना है। आई वाला कंपोनेंट आई वाले से होगा, जे वाला जे वाले से होगा, के वाला के वाले से होगा। तो आई डॉट आई की जगह 1, जे डॉट जे की जगह 1, के डॉट के की जगह 1, 2 में से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए डॉट बी का रिजल्ट -3 आ जाएगा। अब आप इस तरीके से बी डॉट सी को निकाल लें, वो 10 आ जाएगा। फिर इनको आप ऐड कर लें, देख लें आई वाला आई से होगा, जे वाला जे से, के वाला के से हो गया, फिर 10 - 3 7 हो गया। तो अब आप बोलेंगे
कि क्योंकि ए डॉट बी प्लस सी का आंसर और आपका ए डॉट बी और ए डॉट सी का आंसर सेम आ रहा है, इसकी वजह से जो वेक्टर्स हैं, मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो ये प्रूव हो गया। अच्छा, एंगल निकालने का सवाल भी बहुत सिंपल होता है भाई, ये बात जानते हैं, दो वेक्टर्स अगर आपको गिवन है, एंगल आपने निकालना है। ए डॉट बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा के, तो कॉस थीटा बराबर होगा ए डॉट बी, ये मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड करेगा, इसको इक्वेशन 1 कह लें। पहले आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लें। अच्छा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, तीनों कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करके सम कर लें, तो 1 का स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे -2 का स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो जब आप इनका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा। फिर आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैलकुलेट कर लें, वो भी स्क्वायर रूट 14 आ रहा है। फिर आप ए डॉट बी कैलकुलेट करें। अच्छा, ए डॉट बी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर आई वाला कॉम्पोनेंट आई वाले कॉम्पोनेंट से करेगा मल्टीप्लाई, हो जाएगा 3 आई डॉट आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से कर लो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, जे मल्टीप्लाई बाई जे, जे डॉट जे हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, के मल्टीप्लाई बाई के डॉट के हो जाएगा। अच्छा, आई डॉट आई की जगह 1, जे डॉट जे की जगह 1, के डॉट के की जगह 1 लिख देंगे। 4 + 3 7, 7 + 3 10 हो जाएगा, ये डॉट भी आ जाएगा। अच्छा, ये भाई सेम सवाल है ना, ये डॉट भी आ गया आपका, मेरे ख्याल से ये सेम रिपीट हो गया। हाँ। अच्छा, इसके आगे आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को ले आके पुट कर देना, यानी कि पुट ऑल द वैल्यूज़ इन योर इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये जो इक्वेशन 1 आपने बनाई है, तो पुट ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 implies दैट के cos थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यूज़ आपने पुट कर ली, सही है। अब पुट करने के बाद स्क्वायर रूट 14 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 14 जो है वो 14 हो जाएगा, 5/7 कॉस थीटा हो जाएगा, कॉज वहाँ जाएगी, कॉज इन्वर्स हो जाएगा, कॉज इन्वर्स 5/7 आप निकाल सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 44.4। यानी कि देखो, एंगल के लिए बस मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। इस तरीके से ये वाला सवाल है, इसको एक नज़र आप लोग देख लें, या आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये सेम वर्किंग है, इसे वैल्यूज चेंज है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाला, बी निकाला, ए डॉट बी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल्स क्या हैं। डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज गैमा को, यानी कि ये जो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज गैमा कहलाते हैं ना, ये आपके होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और अल्फ़ा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, फॉर्मूला होता है इनका x/r, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। कॉज अल्फ़ा जो है वो आपके पास x होगा, x/मैग्नीट्यूड ऑफ y/a, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, x = i जो लिखा हुआ है ना, ये नहीं, समझाने के लिए लिखा हुआ है सिर्फ। फॉर्मूला x/मैग्नीट्यूड ऑफ y/मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर असल में ये जो एंगल होता है ये विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस होता है, तभी हम x/a लिख रहे हैं। यहाँ y/a है, यहाँ z/a है। पहले मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल लो, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आया था हमने कैलकुलेट किया था पहले, बल्कि यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a कैलकुलेट हुआ है पहले, तो यहाँ पे आपने सेपरेटली कैलकुलेट कर लीजिएगा कि फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो x² + y² + z² करिएगा, तो फिर आपके पास जो आंसर है वो स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा। अब ले आके आप पुट कर देंगे, तो ये कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज गैमा आ गया। असल में x कॉम्पोनेंट 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर ये 5 हो जाएगा, 5 + 9 14 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कॉज इन्वर्स लेके इनके डायरेक्शन एंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आखिर में मतलब ये काम इसके साथ भी करना है आपने, देख लें इसको एक दफ़ा आपने, और यही सेम काम लास्ट पार्ट के साथ भी करना है।
अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ अल्फा बीटा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर देन शो दैट कि ये बराबर है इसके। देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गैमा। चलो उसको मैं खुद करवा देता हूँ, सॉल्व कैसे करेंगे इसको। सॉल्व देखो, अगर ये 7 को सॉल्व करना है इस तरीके से, तो अगर ये सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सिंस वी नो दैट, ये बात तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गैमा 1 के बराबर होता है। अब सिंस वी नो दैट कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 होता है। अब यहाँ पे बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। सी डी को आप लिख लें वैसे ही, माइनस आप निकाल लें कॉमन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा अल्फा, सॉरी साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। अगर आप इसको लिखेंगे हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये माइनस का वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो फिर ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ बड़ी आसानी से प्रूव हो गई, हैंस प्रूफ। ठीक है, अच्छा ये भी आसान सा सवाल है। द मेजर ऑफ टू ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन आर 45 एंड 60 डिग्री। फर्स्ट एंगल को हम फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन को अल्फा कह लें, दूसरे को बीटा बोलेंगे, थर्ड निकालना है, गैमा आपने निकालना है। सोल्यूशन करते हुए आप लिखेंगे सिंस वी नो दैट कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा 1 के बराबर है। अब अल्फा 45 है, बीटा 60 है, गैमा निकालना है। अच्छा कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, कॉस स्क्वायर गैमा कैलकुलेट करना है। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा। अब आप क्या करोगे कि भाई ये जो दोनों को ऐड कर लो ना, प्लस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1/4 माइनस का हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, 4 माइनस 2 माइनस 1/4, 4 माइनस 3 1 होता है, 1/4 हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। उसके बाद आप जो है स्क्वायर रूट ले, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कॉज वहाँ आ जाएगा, कॉज इन्वर्स हो जाएगा। फिर टेकिंग कॉज इन्वर्स 1/2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये भी बच्चों वाला सवाल है, 9 को देखो। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स गिवन है मूविंग एक्शन ए टू बी फ्रॉम वाले, मतलब एक पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, उसको आप समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स गिवन थे। पहला पॉइंट है 4,2,7 और ये मूव कर गया 26,4,9। जब इसके ऊपर फोर्स लगी, इसके ये दो डायरेक्शन, मतलब ये इन दोनों के पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे। भाई ये इसका डेल्टा डी आप इसको कह लें, वेक्टर को ना, इसको आप D1 कहेंगे और इसको आप D2 कहेंगे। ठीक है, तो डेल्टा डी जो हो जाएगा वो D2 माइनस D1 हो जाएगा। तो पहले आप डेल्टा डी निकाल लें, डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। तो डिस्प्लेसमेंट D2 माइनस D1, एक्स वाले कंपोनेंट को एक्स वाले से, जे वाले को जे वाले से और जेड वाले को जेड वाले से माइनस करेंगे। अब वर्क डन बराबर है F डॉट डी के। तो फिर आपने क्या करना होगा कि भाई F डॉट डी आप लिख लें
फोर्स बराबर है 7i प्लस 9j माइनस 7k के। इसके कौन से बराबर है देख लेते हैं। हाँ -11k के, सॉरी, तो यहाँ पे -11 लिखा हुआ है ये। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ गया 2i प्लस 2j प्लस 2k। एक्स वाला कंपोनेंट एक्स वाले से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे वाले से, के वाला 11 है, ये 11 है, 11 2 ज़ा 22, तो वर्क डन आपके पास 10 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, अब 11 को देखते हैं। तो 11 पे आपसे ये कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम पोजीशन बी टू पोजीशन है अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। भाई आपको आर ए गिवन है, आपको आर बी गिवन है, फोर्स आपको गिवन है, वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमेशा एक बार याद रखिएगा, देखो यहाँ पे एक बार जुमला लिखा हुआ है बी टू पोजीशन है, तो जब भी बी टू वाले को हमेशा फ्रॉम वाले से माइनस करेंगे, तो टू के बाद पोजीशन ए लिखा हुआ है ना, तो तभी हम अगर डेल्टा आर को कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐसे लिख लेना ज़्यादा बेहतर है। डेल्टा आर को कैलकुलेट करोगे तो आर ए माइनस टू वाले को फ्रॉम वाले से माइनस करोगे, सही है। और यहाँ पे क्योंकि वेक्टर है तो एरो बनाना मत भूलिएगा, सही है। तो ये आपका डेल्टा आर आ जाएगा। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं कि भाई 2i प्लस 5j माइनस 2 के, 7i प्लस 3j माइनस 5 के, तो 2 माइनस 7 माइनस 5 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, -2 प्लस 5 3 होता है। तो ये डेल्टा आर आ गया -5i प्लस 2j प्लस 3 के, सही है। तो आप इसको ले आएंगे फिर वर्क डन के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। वर्क डन बराबर है एफ डॉट आर के, तो एफ डॉट आर टी लेकर सिर्फ वर्क डन लिख दें, एफ के ऊपर वेक्टर बना लें। आई वाला कॉम्पोनेंट आई वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15, फिर ये जे वाला जे से होगा मल्टीप्लाई के वाला के से, तो फिर वर्क डन का आंसर हमारे पास 8 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और सवाल है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए और ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए डायरेक्शन बी पे निकालना है, तो उसका जिसके डायरेक्शन पे निकालना होता है उसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं। जैसे कि बी की डायरेक्शन पे निकालना है तो बी का यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया गया है। उसी तरीके से अगर ए की डायरेक्शन पे निकालना है तो ए की डायरेक्शन के साथ यूनिट वेक्टर लिया गया है। लिखा हुआ है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी ऑन वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। दो वेक्टर आपको गिवन है, ए की पोजीशन बी पे और बी की पोजीशन ए पे निकालनी है। सबसे पहले आपने ए डॉट बी निकाल लेना, सही है। ए डॉट बी का आंसर -10 आएगा। चलो मैं आपको ये करके बता देता हूँ, इसमें बहुत भाई देखिए, अगर हम सिंपल डेटा बनाएं तो हमें अगेन दो वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर ए जो है वो बराबर है आई -2j प्लस 3k के। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, वेक्टर ए की डायरेक्शन बी पे, यानी कि ये निकालना है। तो ये बराबर होगा वेक्टर ए वैसे ही, और इसका फिर बी का यूनिट वेक्टर के साथ आप लेंगे डॉट प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर आपने बी की पोजीशन अलॉन्ग ए निकालनी है, ये दोनों नंबर आंसर आते हैं, तो आप बी लिखेंगे वैसे ही। तो सबसे पहला काम आप क्या कर लें, ये कैलकुलेट करना, सोल्यूशन करते वक्त ए डॉट बी निकालना है।
आप लिख लें फॉर ए डॉट बी, ये हो जाएगा आई माइनस 2j प्लस 3k, फिर आप बी लिख लें। ये हो जाएगा 3i डॉट आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2j डॉट जे, आई डॉट आई जे डॉट जे 1 के बराबर है। तो ए डॉट बी जो है वो बराबर है -10 के। अब आप निकाल लें ए की प्रोजेक्शन बी में ना, फॉर आप लिख दें देखिए ए डॉट बी तो आप जानते हैं -10 होगा। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, तो पहले आप एक्स कॉम्पोनेंट लिखोगे, एक्स कॉम्पोनेंट 3 है, फिर आप वाई वाला, फिर आप जे वाला, तो भाई ये -10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9, तो -10 अपॉन √35। तो ये आपके पास ए की प्रोजेक्शन बी पे आ जाएगी। अच्छा, जो आंसर ए डॉट बी का आता है वही आंसर बी डॉट ए का भी आता है। अब बी डॉट ए बी -10 ही होगा। अब अगर आप यहाँ पे ए का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का एक्स कॉम्पोनेंट दैट इज 1 -2 का स्क्वायर फिर +3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -10, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये हो जाएगा 14। तो ये वेक्टर ए की प्रोजेक्शन बी पे और बी की प्रोजेक्शन ए पे जो है वो हमने कैलकुलेट करके बता दी। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग सॉल्व। क्वेश्चन 10 ये सेम है, ठीक है। तो ये काम आप लोग ने करना है एक्सरसाइज 3.4 के अंदर।